पेट्रियट फोरम के खरी खरी कार्यक्रम के तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। हमारा आज का विषय है कोरोना तांडव और प्लासी की वापसी। और आज हम कोरोना के उन प्रश्नों के उत्तर खोजेंगे जिन्हें हम पूछना तो चाहते हैं पर पूछने से डरते हैं। हमारे आज के अतिथि हैं श्री राजीव उपाध्याय, जो एक रिटायर्ड रेलवे मैकेनिकल इंजीनियर हैं और पेट्रियट फोरम से पिछले 10 साल से जुड़े हैं। उपाध्याय जी, आपका खरी खरी कार्यक्रम के तीसरे एपिसोड में स्वागत है। हमारा आज का कार्यक्रम कोरोना संकट पर है, परंतु आज का कार्यक्रम का शीर्षक बहुत भिन्न है। कभी किसी ने कोरोना संकट को प्लासी का युद्ध नहीं कहा और ना ही किसी ने इसके मात्र आंशिक रूप से ही सही पर हमारी हजारों साल पुरानी संस्कृति को दोष दिया है। क्या आप आज के शीर्षक के औचित्य को समझाएंगे? जी, सदा की तरह आप तो ओपनिंग ओवर में ही बाउंसर फेंक देती है, पर आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए पूरे तथ्यों का जानना बहुत आवश्यक है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि कृपया ये सवाल आखिर में पूछिए और बाकी सवाल जो करने हैं तभी अब कर लें, जिससे दर्शकों को विषय की गहराई समझ आ जाए। उसके बाद इस प्रश्न का उत्तर देंगे। चलिए तो उन सामान्य प्रश्नों पर आ जाते हैं जो जनता के मन को दुखी किए हुए हैं। यह बताइए कि इसी वर्ष जनवरी में ही तो प्रधानमंत्री जी ने दावोस के अभिभाषण में कहा था कि भारत ने कोरोना पर विजय पा ली है। भारत की अर्थव्यवस्था 11% की दर से बढ़ने की बात हो रही थी। सारा विश्व भारत का आभारी हो गया था, क्योंकि सिर्फ भारत वैक्सीन गरीब देशों को दे रहा था। ब्राज़ील के राष्ट्रपति ने हनुमान जी की संजीवनी वाली तस्वीर तक भी ट्विटर पर भेज दी थी। तो सिर्फ 3 महीने में ही ऐसा क्या हो गया कि सारा विश्व का मीडिया प्रधानमंत्री जी की बुराई करने लगा। देश में कोरोना की मौतें आसमान छूने लगी। अस्पताल में बेड नहीं रहे। ऑक्सीजन की कमी से अस्पताल तक में लोगों की मौतें होने लगी और बड़े तो बड़े, अब की बार तो युवा और बच्चे भी इसका शिकार हो गए। मीनू जी, उत्तर देने से पहले मैं श्रद्धांजलि देना चाहूँगा उन 620 डॉक्टरों को जो कोरोना का मरीजों का इलाज करते हुए स्वयं काल ग्रसित हो गए। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और मैं सरकार से अनुरोध करूँगा कि उनके परिवारों का पूरा ख्याल रखा जाए। दूसरी बड़ी बात जो मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहूँगा कि किसी भी विषय की चर्चा उसकी संपूर्णता में होनी चाहिए। किसी एक छोटे से हिस्से पर फोकस करके बात करने से पूरा व्यू नहीं आता है। तो अगर कोरोना की बात करें तो शुरू से 31 मई तक देश में 2 करोड़ 31 लाख केस हुए, जिनमें से 2.5 करोड़ मरीज इलाज से ठीक हो गए या कुछ अभी करा रहे हैं और 3,21,000 लोगों की मौत हुई। हम इन मृत्युओं से बहुत दुखी हैं, परंतु हमको ये भी पता होना चाहिए कि सरकार के प्रयासों से 2 करोड़ 20 लाख लोगों का इलाज संभव भी हो गया। यह भी सत्य है और जिस पर ध्यान रखना चाहिए। अब संदर्भ के लिए मैं पहले विश्व में और भारत के कोरोना की पहली लहर की थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूँ, जिससे संदर्भ बन जाए। विश्व में कोरोना की पहली मौत चीन में 11 जनवरी 2020 को हुई थी। 24 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया था। तब तो भारत में सिर्फ 500 केस हुए थे। जब ये बड़ा लॉकडाउन लगा था सिर्फ 500 केस हुए थे सारे देश में। इसके बाद 30 मई से अनलॉकिंग शुरू हुई, जो धीरे धीरे दिसंबर तक जाके खत्म हुई। इस लॉकडाउन के चलते जो पहली लहर आई वो बहुत धीरे चढ़ी और उतनी ही धीरे उतरी, और इसमें सबसे ज़्यादा जो दैनिक केस थे वो सितंबर में हुए थे 1 लाख के करीब, और सबसे अधिक दैनिक मृत्यु 1200 की 15 सितंबर को हुई थी। धीरे धीरे उसके बाद केस कम होने शुरू हो गए और सबसे कम केस 8 फरवरी 21 को हुए थे 11,000।
ये ग्राफ आपको दिख जाएगा। हमारे पड़ोसी देश में पाकिस्तान की हालत हमसे ज़्यादा खराब थी, बांग्लादेश और श्रीलंका हमसे अच्छे थे, पर लगभग हम सब बराबर ही जैसे थे। तो जब केस कम होने लगे और हो गए तो हमको लगा कि हमने कोरोना पे विजय पा ली। इसी बीच भारत ने 6.5 करोड़ वैक्सीन निर्यात भी की और एक वैक्सीन मैत्री अभियान में हमने 99 देशों को वैक्सीन भेजी। इसके अलावा हमने कोरोना के पीपी किट, ग्लव्स, इंजेक्शन सीरीज, मास्क, दवाएं सारे विश्व में सप्लाई किए। तो भारत विश्व में एक मेडिकल महाशक्ति के रूप में उभरा, जो कि नितांत आवश्यक था। पर इस रंग में भंग डालने के लिए कोरोना की वो दूसरी लहर आ गई जिसमें हम चल रहे हैं, और इस लहर ने भारत को राजा से रंग बना दिया। पर यह तो समझाएं कि कोरोना रोग तो कोरोना ही था, तो भारत में इसकी दूसरी लहर इतनी घातक क्यों हो गई, जबकि अमेरिका में दूसरी लहर पहले से छोटी थी? क्या नई स्ट्रेन दूसरी लहर को इतना घातक बना देगी? सरकार को पहले से पता नहीं था? आपने ठीक ही प्रश्न किया मीनू जी। इसके लिए पहले भारत और अमेरिका की पहली और दूसरी लहर का ग्राफ देख लें। जैसा कि आप ग्राफ में देख सकती हैं, अमेरिका की दूसरी लहर पहली लहर से छोटी थी, परंतु भारत की दूसरी लहर अत्यंत घातक सिद्ध हुई। तो भारत और अमेरिका में कॉन्ट्रास्ट हो गया। अमेरिका सारे विश्व का ज्ञान का स्रोत है, हम सब अमेरिका पे आश्रित थे, हमें भी लगा कि शायद कम होगी, पर वो हो गई बहुत ज़्यादा। और इसका कारण था कि हमारे देश में कोरोना का एक B1.167 डबल म्यूटेंट स्ट्रेन आ गया। ये स्ट्रेन बहुत ज़्यादा संक्रामक था और बहुत कम समय में फेफड़ों तक पहुंच जाता था। पहले तो हम लोग पैरासीटामोल देते थे, फिर एंटीबायोटिक देते थे, फेफड़ों पे पहुंचते बहुत कम थे। और महाराष्ट्र में अक्टूबर 20 में ये स्ट्रेन पहली बार पकड़ा गया था। कहते हैं दिल्ली के 48% केस जो हैं वो इसी की वजह से हुए। तो अगर हम कोरोना की प्रथम और दूसरी लहर के फैलने के गति का कंपैरिजन देखें तो ये ग्राफ देखिए, इससे आपको पता लग जाएगा। और दूसरी लहर के मरीज ज़्यादा दिन अस्पताल में रहे, इसलिए नए केस के लिए बेड खाली नहीं हुए। उनको ऑक्सीजन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए मौतें भी ज़्यादा हुई। तो यही सब कारण थे जिनके कारण दूसरी लहर इतनी ज़्यादा खराब हो गई। विपक्षी दल एक स्वर में प्रधानमंत्री जी को दोष दे रहे हैं कि जब भारत में स्थिति इतनी भयंकर थी तो हमने अपनी वैक्सीन का निर्यात क्यों किया? क्या यह निर्यात रोककर हम देश को इस त्रासदी से बचा नहीं सकते थे? देखिए मीनू जी, हम लोग तो पुराने सरकारी नौकर हैं, राजनीति पे मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा, परंतु वैक्सीन के संबंध में पूरे तथ्य आपके और दर्शकों के सामने रखना चाहूँगा। विश्व में सिर्फ 5 देशों ने वैक्सीन बनाई है अपनी: अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, चीन और भारत। इसलिए पहले तो हमारे वैज्ञानिक, विशेषता भारत बायोटेक के डॉक्टर कृष्णमूर्ति और सीरम इंस्टीट्यूट के पूनावाला जी बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने भारत को विकसित देशों के समकक्ष ला दिया। अमेरिका ने फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन दिसंबर 20 में मान्यता दी। इंग्लैंड ने एस्ट्रोजेनेका को 30 सितंबर में मान्यता दी। भारत ने एस्ट्रोजेनेका की सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा बनाई भारतीय वैक्सीन कोविशील्ड को और भारत की बायोटेक के निर्मित कोवैक्सीन को जनवरी 20 में मान्यता दे दी। तो मान्यता देने में भारत ने देरी नहीं की थी। उसी समय भारत ने 1 करोड़ कोविशील्ड वैक्सीन का ऑर्डर सीरम इंस्टीट्यूट को दे दिया। विश्व में सबसे तेजी से 1 करोड़ वैक्सीन भारत में लगी 85 दिनों में, जबकि अमेरिका ने 1 करोड़ वैक्सीन लगाने के लिए चीन में 102 दिन लिए, अमेरिका ने 89 दिन लिए। परंतु जो हमारी मेन समस्या थी वो भारत के विशाल जनसंख्या की है।
अमेरिका में 30 करोड़ लोग हैं, तो उनसे हमारा कंपैरिजन करना मुश्किल है। हमारे 120 करोड़ लोग हैं। परंतु फिर जब कंपैरिजन करते हैं तो हमको अपने सीमित बजट और सीमित स्वास्थ्य सुविधाओं का भी करना चाहिए। जापान और कोरिया में 1 लाख आबादी के पीछे 1200 से 1300 अस्पताल बेड है। भारत से तो बांग्लादेश भी अच्छा है, जहां 1 लाख आबादी के लिए 80 बेड है। हमारे यहाँ तो 1 लाख आबादी के लिए मात्र 55 बेड है। तो जब हम कंपैरिजन करते हैं तो कहाँ जापान के 1300 और कहाँ भारत के 55। तो हमको कंपैरिजन से पहले ये भी सोच, जैसे एक और लीजिए, 1 लाख आबादी पर हमारे यहाँ 90 डॉक्टर है, इंग्लैंड में 280 डॉक्टर है। तो हमको अपनी गरीबी की वास्तविकताओं का भी पता होना चाहिए, तब जाके बात करनी चाहिए। ये नहीं कि इंग्लैंड ने कर दिया, अमेरिका ने कर दिया, हम क्यों नहीं कर सकते। अब वैक्सीन का दूसरा पहलू भी देखें। सच ये है कि भारत को वैक्सीन सिर्फ एक व्यक्ति आधार पूनावाला के इनिशिएटिव और रिस्क टेकिंग से मिल गई। कोविशील्ड वैक्सीन भारत की एक प्राइवेट कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ने इंग्लैंड की एस्ट्राजेनेका से ठेके पर बना रही है, जिसकी शर्तों के अनुसार प्रारंभ में उसको 40 करोड़ वैक्सीन देनी थी, जो बाद में 100 करोड़ कर दिया इंग्लैंड को। इसके बाद कंपनी ने नोवावैक्स से 100 करोड़ वैक्सीन की डोज का ठेका ले लिया। तो ये जो हमारे देश में वैक्सीन पे इतराने वाले बड़बोले देशवासी हैं, उनको पता होना चाहिए कि ना तो वैक्सीन बनाने की तकनीक, ना ही उसका रॉ मटेरियल भारतीय है। भारतीय सरकार ने इस कंपनी को वैक्सीन विकसित करने के लिए कोई सरकारी ऑर्डर भी नहीं दिया, अनुदान नहीं दिया, सहायता नहीं दी। तो इन परिस्थितियों में बताइए भारत सरकार का वैक्सीन पर कितना अधिकार बनता है। यदि कंपनी एस्ट्राजेनेका को ठेकों की शर्तों के हिसाब से वैक्सीन ना देती तो बड़ा दंड भोगती। तो इस पे कोई विश्वास नहीं करता। इन कठिन परिस्थितियों में आज भारत में 22 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सरकार की चूक हुई है, और चूक ये थी कि शुरू में उसने बहुत कम ऑर्डर दिया, जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। परंतु मुख्य बात जो हमको याद रखनी चाहिए कि वैक्सीन, बीमार को तो इलाज चाहिए, उसे दवा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, अस्पताल चाहिए। वैक्सीन कोरोना की दवा नहीं है। ये सिर्फ व्यक्ति को रोग ग्रसित होने से बचा सकती है, और इससे बीमार मरीज ठीक नहीं किए जा सकते। इसलिए भारत की 6.5 करोड़ वैक्सीन यदि निर्यात ना भी होती तो भी 120 करोड़ लोग तो रह जाते देश में जिनको वैक्सीन नहीं लगी थी। इससे जनता की जान बचाने में या ऑक्सीजन में, बेड की समस्या सुलझाने में क्या मदद मिलती। इसलिए वैक्सीन की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की इसमें सवाल नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया विपक्षी दल प्रधानमंत्री जी को कुंभ मेला व चुनावी रैलियों को ना रोकने के लिए दोषी ठहरा रहे हैं। उनके अनुसार दूसरी लहर की तीव्रता व मौतों के लिए चुनावी मीटिंग व कुंभ मेला उत्तरदायी है। क्या आप इससे सहमत हैं? यदि हाँ, तो क्या चुनाव व कुंभ रोके नहीं जा सकते थे? देखिए मीनू जी, सरकार जो भी कहे, मेरा मत है स्पष्ट कि इन परिस्थितियों में कुंभ मेला सिर्फ नागा और साधुओं के लिए खोलना चाहिए था, और अधिक से अधिक दिन में 1000 लोगों के लिए आयोजित होना चाहिए था। किसी को भी अपनी धार्मिक आस्था के लिए दूसरे का जीवन खतरे में डालने का अधिकार नहीं। अपना जीवन डालो खतरे में। पर हरिद्वार के व्यापारी भी कुंभ से 4000 करोड़ के आय का अनुमान कर रहे थे, जो धूसरित हो गई। इसी प्रकार चुनाव आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया कि चुनाव आयोग का तो काम चुनाव करवाना है, कोरोना के नियमों का पालन कराना राज्य सरकार का दायित्व है। परंतु यदि टीएन शेषन, जो पुराने चुनाव आयोग के अध्यक्ष से जिंदा होते, तो जैसे ही कोरोना होता वो पहले चुनावी रैलियों पर प्रतिबंध लगा देते। क्या कानून बाद में देखा जाएगा, पर टीएन शेषन नहीं है। खैर, जैसा भी है, कानून की जो परिस्थिति है वो आपको बता दी। तो इसलिए कुंभ मेला या चुनाव रैलियों को पूरी तरह जिम्मेवार ठहराना अनुचित है। इनका योगदान है तो, पर कम है। क्यों? अब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, पहले तो भारत के साइज को समझिए। कोरोना से पहले 2.25 करोड़ लोग भारतीय रेल से सफर करते थे रोज। उनमें से 2.25 करोड़ लोग सबअर्बन थे।
दिल्ली में 40 लाख लोग मेट्रो से रोज सफर करते हैं, एकदम खुचाखच। इतने ही लोग बसों में खचाखच सफर करते हैं। आप चांदनी चौक या सब्जी मंडी जाइए, कंधे से कंधा लोग रगड़ते हुए चलते हैं। इस देश में बिना मास्क के संक्रमण रोकना असंभव है। यदि आप कोरोना के विस्तार के ग्राफ को देखेंगी तो पाएंगी कि जिन 21 राज्यों में चुनाव नहीं थे वहां कोरोना जल्दी फैलने शुरू हुआ, और जिन 5 राज्यों में चुनाव थे वहां 15 दिन बाद फैलना शुरू हुआ। ये ग्राफ देख लीजिए आपके सामने। बाईं तरफ वो है जिन्होंने जहां चुनाव नहीं था, दाईं तरफ वो है जहां चुनाव था। तो आप और दर्शक स्वयं इस ग्राफ का अंतर देख सकते हैं। अब बंगाल का ये चरणबद्ध ग्राफ थी, वहां तो शायद 6 फेज में 7 फेज में इलेक्शन हुआ था। कैसे धीरे धीरे करके ये चढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ। पर साथ में झारखंड का ग्राफ देख लीजिए, आपको अंतर स्पष्ट हो जाएगा। बाकी राज्यों की भी यही कहानी है। और दूसरी बात यह है कि कोरोना की दूसरी लहर महाराष्ट्र से शुरू हुई थी। ना तो वहाँ चुनाव और जनवरी में, सितंबर में शायद, और जहाँ ना चुनाव थे ना कुंभ था। और इसके पूरे देश में फैलने का ग्राफ जो है ये देख लीजिए। 25 जनवरी को 20 डिस्ट्रिक्ट में कोरोना था। एक महीने बाद 25 फरवरी को 33 डिस्ट्रिक्ट में कोरोना था। 25 मार्च को 89 डिस्ट्रिक्ट में कोरोना था, और 25 अप्रैल को 431 डिस्ट्रिक्ट में कोरोना था। तो यही हाल कुंभ मेले का है। कुंभ मेला जनवरी से अप्रैल तक होता है नॉर्मली। कोरोना के चलते साधुओं ने इसको और सरकार ने 1 महीने का कर दिया सिर्फ अप्रैल में। उसमें भी प्रधानमंत्री के अनुरोध पे बैसाखी के बाद जनता के लिए लगभग बंद कर दिया। कुछ साधु वगैरह मर गए थे। यदि आप उत्तराखंड और देहरादून हरिद्वार के कोरोना के विस्तार को देखेंगी तो महाराष्ट्र नागपुर का कोरोना का प्रकोप ग्राफ में देखिए, और हरिद्वार देहरादून को देखिए ग्राफ में, देखिए आपके सामने। नासिक या नागपुर में कुंभ का कोई असर नहीं हुआ। अन्य राज्यों की भी लगभग यही परिस्थिति है। फिर दिल्ली और मध्य प्रदेश जैसे कई राज्यों ने कुंभ के लौटने वालों को क्वारंटाइन का प्रतिबंध की घोषणा कर दी थी। इसलिए इन राज्यों से बहुत लोग हरिद्वार गए भी नहीं इस साल, बहुत कम लोग गए हरिद्वार। तो इनका सीमित रोल है, होना नहीं चाहिए था, मैं भी मानता हूँ, पर रोल इतना बड़ा नहीं है, रोल कहीं और निकलेगा। उपाध्याय जी, आपके उत्तर तो ईशोपनिषद के नेति नेति यानी नहीं नहीं की भांति प्रतीत हो रहे हैं। यदि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया व विपक्षी दलों की कुंभ व चुनाव की विवेचना ठीक नहीं है तो आप ही दूसरी लहर के इतने जल्दी फैलने के कारण बताएं। सरकार ने ऑक्सीजन की सप्लाई व दवाओं की उपलब्धि को क्यों सुनिश्चित नहीं किया था? नीतू जी, आप किस अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की बात कर रही हैं? न्यूयॉर्क टाइम, इकोनॉमिस्ट, CNN, BBC इत्यादि, ये तो सदा से राष्ट्रवादी भारत के विरुद्ध रहे, और BBC तो पिछले 20 साल से भारत विरोधी रहा। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की तो ये खासकर ये टके शेर वाले मीडिया है, इनकी बात नहीं करिए। भारत ने अपने वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम से एक अंतर्राष्ट्रीय मॉरल सुपर पावर के रूप में उभरा था, जबकि अमेरिका, यूरोप इत्यादि की शक्तियों का अत्यंत स्वार्थी रूप जगत को दिख गया। इससे जर्मनी जैसे बड़े देश बहुत जल गए थे भारत से। आपके 2 प्रश्न हैं कि दवा और ऑक्सीजन क्यों कम हुए। मैं इसमें एक और जोड़ देता हूँ कि हॉस्पिटल बेड भी क्यों कम हुए। इससे पूरी जनता के आक्रोश का समावेश हो जाता है। जनता 3 चीज़ों से दुखी है, ऑक्सीजन नहीं मिली, बेड नहीं मिले और दवा नहीं मिली, रेमडेसिविर खासकर। तो इन 3 पे चर्चा करते हैं। तो पहले ऑक्सीजन ही ले लेते हैं। देखिए, भारत में ऑक्सीजन बनाने के 12 बड़े कारखाने और कई सौ छोटे छोटे कारखाने। ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए 1200 विशेष ठंडे ट्रक, क्रायोजेनिक ट्रक बोलते हैं ऑक्सीजन के लिए। कोरोना से पहले भारत में सिर्फ 750 टन मेडिकल ऑक्सीजन बनती थी। देश का सारे उत्पादन ऑक्सीजन का 80% इंडस्ट्री को, वेल्डिंग, स्टील, अन्य उद्योगों को जाता था। पहली कोरोना की लहर में ऑक्सीजन की पीक जो खपत थी 3000 टन हुई। तो मार्च तक सरकार को अमेरिका की दूसरी लहर देखकर नए केसेस के 1 लाख तक पहुंचने की उम्मीद थी। सरकार ने
32,000 वेंटिलेटर और 1 लाख ऑक्सीजन सिलेंडर आयात किए और राज्यों में बांट दिए। 15 मार्च को बदले क्या हुआ, 15 मार्च को देश में 25,000 केस थे। उद्योग 3,000 टन मेडिकल ऑक्सीजन की खपत के लिए तैयार था। तो 31 मार्च को ये केस बढ़ के हो गए 72,000 और 10 अप्रैल को हो गए 1,50,000। इसने सबको सकते में डाल दिया। कोरोना का एक मरीज दिन में 86,000 लीटर ऑक्सीजन खर्च कर देता है। तो सब उद्योगों को बंद कर दिया, सारी ऑक्सीजन की सप्लाई हमने डाइवर्ट कर दी मेडिकल ऑक्सीजन बनाने में, और मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन 9,000 टन कर दिया। पर आगे समस्या कि अब ऑक्सीजन भेजी कैसे जाए, ट्रांसपोर्ट। तो पहले तो ट्रक 200 किलोमीटर जाते थे अपनी फैक्ट्री के आसपास, अब जाने लगे 12 से 22 किलोमीटर, अस्पताल कहीं दूर दूर। तो फिर रेलवे को और एयरफोर्स को इसकी सप्लाई में लगा दिया। देश में 1200 ट्रक थे नाइट्रोजन और आर्गन ले जाने के लिए, उनको भी ऑक्सीजन के ट्रकों में बदल दिया। पर 7 मई को 4,14,000 नए केस आए। इतनी बड़ी त्रासदी, 4,14,000, और पिछली पीक 1 लाख। इतनी बड़ी त्रासदी के लिए भारत तैयार नहीं था। यही कहानी दवाओं की है। जब 4 लाख नए केस रोज आने लगे तो देश में हर चीज की कमी हो गई। और भयंकर कमी में आवश्यक वस्तुओं का ब्लैक मार्केट शुरू हो गया। ऑक्सीजन का सिलेंडर 55-55 हजार रुपए में बिक गया। रेमडेसिविर के 5 इंजेक्शन अमीर लोगों के कुछ 2-2 लाख रुपए में बिके, जिनको जान बचानी थी। और देश की राजधानी दिल्ली की हालत तो सबसे ज्यादा खराब थी। 19 अप्रैल को दिल्ली में पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया, उसके बाद अन्य राज्य सरकारों ने लगा दिया। 39 दिन के लॉकडाउन के बाद और 2-3 दिन के बाद दिल्ली में केस की संख्या 29,000 से घट के 400 रह गई। देश में आज भी 1.5 लाख केस कोरोना के रोज आ रहे हैं और 3,000 लोग मर रहे हैं। तो जो पिछली लहर के अधिकतम केसेस 1 लाख से अब भी ज्यादा है, पर 4 लाख से कम है। तो देश अब 9,000 टन ऑक्सीजन भी बना रहा है, पर सारी फैक्ट्रियां बंद हैं, सारे स्टील प्लांट बंद हैं। कब तक चलेगा? असली बात यह है कि चाहे ऑक्सीजन, दवाएं, बेड, 4 लाख केस रोज आने पे सारा तंत्र चूर चूर हो गया। यही बेसिक प्रॉब्लम है। देखिए, आप तो सरकार के हर आरोप को गलत सिद्ध कर रहे हैं। तो फिर यह बताइए कि सरकार की किस चूक से कोरोना इतना बढ़ गया? अन्यथा यह अकाल, चेचक, हैजे की तरह मात्र एक प्राकृतिक आपदा है। देखिए मीनू जी, अब हम सब तथ्यों को जान चुके हैं और अब हम सही विवेचना भी कर सकते हैं। केंद्र व राज्य सरकारों की बड़ी गलतियां थीं। जो ये आरोप प्रत्यारोप विपक्ष सत्ता के बीच में हुआ, इसके धुएं में उनकी असली गलतियां छुप गई। कोरोना की दूसरी लहर ने हमारी शासन प्रणाली की हर कमजोरी को उजागर कर दिया। मैं कहूँगा पहले तो सबसे बड़ी गलती सरकार में सर्वव्याप्त बाबूगिरी की है। कोविड का म्यूटेंट जिसको बोलते हैं, इंग्लैंड में सितंबर में पता लगा था, दक्षिण अफ्रीका में अक्टूबर में पता लगा था, ब्राजील में दिसंबर में पता लगा था। भारतीय वैज्ञानिकों ने कोरोना के जेनोम सीक्वेंसिंग का महत्व समझाते हुए 5% केसेस का गहन अध्ययन करने का प्रस्ताव रखा। सरकारी बाबू तब कोरोना के केस के गिरने के नशे में थे। इस सरकार में वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, डॉक्टरों का कोई महत्व नहीं है। सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान बाबुओं ने 21 दिसंबर को समझ आया कि कोरोना की जेनोम सीक्वेंसिंग होनी चाहिए। 10 प्रयोगशालाओं को चुन के स्टडी करने का कार्य भी दिया गया, पर उनको पैसा नहीं दिया। पैसा कब दिया? 31 मार्च को, वो जो फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग होता है। फिर राज्य सरकारों को सैंपल भिजवाने थे लैब, उसके लिए वो फ्रिज वाले वाहन चाहिए। किसी राज्य सरकार ने उसे महत्व नहीं दिया। समय रहते हम स्टडी कर ही नहीं पाए और फरवरी तक 80,000 के बदले सिर्फ 3,500 केस के हम टेस्ट कर सके। ये हालत है। दूसरी गलती वैक्सीन संबंधी बड़े व खतरनाक निर्णय शीघ्र न ले पाने की है। ये तो हमारे बाबुओं की, नेताओं की राष्ट्रीय समस्या है। देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप बहुत साहसी व्यक्ति थे। उन्होंने अपने वैज्ञानिकों पर विश्वास किया कि वैक्सीन के अलावा इसका कोई उपचार नहीं है। जुलाई 2020 में
उन्होंने फाइजर कंपनी को 10 करोड़ वैक्सीन बनाने का ऑर्डर दे दिया। ना पता था कौन वैक्सीन, कैसी वैक्सीन, कुछ नहीं पता था। तुम लो 10 करोड़ वैक्सीन बनाओ, और 1.9 बिलियन डॉलर, 15,000 करोड़ रुपए फाइजर को दे दिए, तुम लो वैक्सीन बनाओ। फाइजर ने भी उनके विश्वास का आदर करके जनवरी में विश्व की सबसे बढ़िया वैक्सीन अमेरिका को दे दी। रूस के राष्ट्रपति पुतिन एक और साहसिक नेता है। उन्होंने अपने वैज्ञानिकों का विश्वास किया और बिना पूरा टेस्ट के अगस्त में ही वैक्सीन लगाना शुरू कर दिया। सबसे पहले वैक्सीन रूस ने बनाई थी, उसका नाम भी उन्होंने स्पुतनिक रखा, पर टेस्ट पूरे नहीं हुए थे, इसलिए मान्यता नहीं मिली WHO से। इंग्लैंड में बोरिस जॉनसन और जर्मनी की चांसलर मर्केल ने भी बिना किसी प्रूफ के बायोएन और ऑक्सफोर्ड जेनेका और यूनिवर्सिटी के एस्ट्राजेनेका को पैसे दे दिए। हमारे सरकारी बाबू संस्कृति में अगर कोई ये कर देता तो उसे मृत्युदंड मिल जाता। 125 करोड़ की आबादी वाले देश के लिए मात्र 1 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर तब दिया जब वो प्रूव हो गई, और वो ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं था। और इस ऑर्डर के पूरा देने के बाद जब फिर दूसरा ऑर्डर दोगे, उसको भी बनाने के समय चाहिए, वो किसी ने नहीं सोचा। और सारा विश्व सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन मांग रहा था। कंपनी ने कैपेसिटी बढ़ाने के लिए सरकारी अनुदान मांग रही थी। सरकार ने अप्रैल 21 में 10 करोड़ कोविशील्ड और 5 करोड़ कोवैक्सीन का ऑर्डर दिया, अप्रैल में, जब ये पीक चल रही है। इसके बाद 3,000 करोड़ की ग्रांट दी। कोई देखिए, इस देश में कोई बड़ा बाबू आज के माहौल में 10 करोड़ रुपए के लिए भी खतरा नहीं उठाएगा। देश में सब डरे हुए हैं, कोई नहीं खतरा लेने को तैयार। हाँ, जब पानी सिर के नाक के ऊपर चला गया तब सबने सब बड़े फैसले ले लिए। 10 करोड़ वैक्सीन भी बन गई, स्टडी भी हो गई, सब कुछ हो गया, पैसा भी 3,000 करोड़ भी दे दिया। फिर चीन की पर मान लीजिए हम दे भी दे, चीन की बेकार वैक्सीन पे छोड़ के वैक्सीन देने वाला कौन था? पश्चिमी देश दे नहीं रहे थे, रूस की वैक्सीन अप्रूव नहीं हुई थी, तो कोई देने वाला भी नहीं था। तो इस देश में हर उद्योगपति को, वैज्ञानिक को, इंजीनियर को, विशेषज्ञ को हीन माना जाता है और बेईमान माना जाता है, और उसका दुखद परिणाम देश आज भुगत रहा है। पर इससे भी बड़ी भूल मैं कहूँगा राज्य सरकारों ने की है। अब दिल्ली का उदाहरण लें। दिल्ली ने लॉकडाउन 19 अप्रैल को लगाया जब दैनिक केस 25,000 पहुंच गए। उसके पहली लहर में दिल्ली की पीक थी 8,500 की, 3 गुने केस पहुंच गए, तब जाके लॉकडाउन लगाया। और पहली लहर के लिए जो अस्थायी अस्पताल बनाए थे वो सब फरवरी में तोड़े जा चुके थे। तो सरकार को पता था कि एक्स्ट्रा बेड नहीं है अस्पतालों में, पर लॉकडाउन अगर 5 अप्रैल को लगा देते जब दैनिक केस 5,000 थे, तो अधिकतम सीमा पिछली बार 8,500 की, इस बार 10-15,000 पहुंच जाती, 20,000 पहुंच जाती, 25,000 पहुंच जाती। पर ये जो दुर्दशा हुई ये नहीं होती, और धीरे धीरे पहुंचती। लॉकडाउन लगा हुआ था तो, पर अगर ऐसा करते तो फिर अंतर्राष्ट्रीय अखबारों और भारत को और मोदी जी को घेरने का मौका नहीं मिलता। तो केंद्र सरकार पे ऐसा नहीं है कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार भी दोष मुक्त नहीं है। देखिए, पिछली बार पहली लहर में हमारे 1897 का एक पुराना एपिडेमिक डिजीज एक्ट है, जिसको लागू करके सरकार, केंद्र ने सारे फैसले खुद कर दिए। अब की बार अब राज्य सरकारों पे क्यों आश्रित रहे? चुनाव आयोग पे आश्रित है, राज्य सरकार दुनिया पे आश्रित है। राज्य सरकारें इस काम के लिए पूर्णतः अनुपयुक्त है, और युद्ध के समय उन पर कोई बड़े फैसले, सब आपस में कम्पीट करती हैं। यूपी ने दिल्ली के ट्रक पे बैन लगा दी टाइप। दूसरी, जब बड़ा संकट आएगा, केंद्र को, राज्य सरकारों को निर्देश देना है, बस फैसले केंद्र को लेने होंगे। दूसरी बड़ी गलती जो हुई है कि अपने को सक्षम नेता सिद्ध करने के लिए कोरोना के झूठे आंकड़े बनाने शुरू कर दिए। निरा झूठ परोसा गया, अस्पताल में बेड खाली जाइए तो कुछ नहीं है। पर गंगा में जब लाश बही तो सरकार की विश्वसनीयता भी उसके साथ बह गई। अब वह कुछ भी बोल ले, जनता उस पर विश्वास नहीं करती। क्या आपको इसमें अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र भी नजर आता है? मीनू जी, चीन के और उसके मित्र देशों में इतने बड़े नुकसान नहीं हुए। ये कृत्रिम कोरोना वायरस की इजाद चीन के वुहान की लैब में ही हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग कंपनियां वैक्सीन से मोटा लाभ कमाने की उम्मीद में थी, लाभ जिन्हें भारत ने तोड़ दिया। उन्हीं के कारण ब्राजील को कोवैक्सीन का ऑर्डर कैंसिल करना पड़ा, जबकि ब्राजील के राष्ट्रपति ने वो संजीवनी वाला ट्वीट किया था। इसके बाद रूस की जो बेहतर वैक्सीन स्पुतनिक को और कोवैक्सीन को आज तक WHO का अनुमोदन नहीं मिला।
मैं प्रश्न ये पूछता हूँ, कोरोना का कहर संपन्न राष्ट्रों पर ही क्यों है? बांग्लादेश भारत से क्यों ज्यादा सुरक्षित है? क्या ये स्ट्रेन प्राकृतिक है कि ये स्ट्रेन जो B16 ये भी लैब के बने हैं, या कोई सुपर कैरियर इनको लाया है? ये जैसे वुहान में कोई ढक्कन खुल गया, भारत में खुल गया। ये सब तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जासूसी संस्था बचा सकती है, मैं और आप तो नहीं बता सकते। पर ये बात जानिए कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों को अरेस्ट किया गया अमेरिका में क्योंकि चीन की खुफिया मदद कर रहे थे। इसलिए अब सच का तो पता लगना बहुत मुश्किल है। पर मुझसे आपने पूछा, मैं इसको षड्यंत्र मानता हूँ, पर ये मेरी नितांत व्यक्तिगत राय है और मेरे पास इसका कोई सबूत भी नहीं है। इसी प्रकार मुझे ये नहीं समझ आता कि दिल्ली में मुंबई से इतने अधिक केस और मौत क्यों हो गई। शहर तो दूसरी लहर महाराष्ट्र में शुरू हुई थी, मुंबई दिल्ली से बड़ा शहर है, वहाँ भी वो बहुत बड़े बड़े स्लम एरिया हैं। दिल्ली में क्यों इतनी मौतें हुई, दिल्ली में क्यों इतना प्रकोप हुआ? इसी तरह अलीगढ़ विश्वविद्यालय में 17 प्रोफेसर मर गए कोरोना से। ये बड़ा रहस्यमय लगता है। इन सब की अगर समय रहते जेनोम स्टडी हो गई होती तो कुछ पता लगता। इंग्लैंड को तो जेनोम स्टडी का ही है कि इंग्लैंड ने पता लगा लिया कि उसके यहाँ जो कोरोना आया है वो स्पेन और फ्रांस से आया था, चीन इटली से नहीं आया था। एक केस में उन्होंने पता लगा लिया कि एक नए शहर में एक बस में मरीज आया था, एम्बुलेंस से उससे शुरू हुआ। तो वो पता लगा कि अलीगढ़ का या दिल्ली का पता लगाते तो पता लगता, अब तो मुश्किल है। पर अब कहते हैं कि आंध्र प्रदेश और बंगाल में और खराब नए डेडली मिले वायरस। उनका तो कम से कम वैज्ञानिक अध्ययन कर लीजिए, कहाँ से आए हैं, कितने घातक हैं। अब ये जब लॉकडाउन हट रहे हैं तो कहीं कोरोना की तीसरी लहर ना आ जाए। तो अब आखिर में यह भी बता दीजिए कि इन सब में आपको प्लासी का युद्ध कहाँ से नजर आ गया? अब मीनू जी मैं उत्तर दे सकता हूँ। देखिए, प्लासी के युद्ध में सिर्फ 200 गोरे सैनिक थे। 200 गोरे सैनिकों ने भारतीयों को लालच में बांटा और हरा दिया और 200 साल तक हम पर राज किया। आज जब मैं 3 लाख मौतों के बाद राजनीतिक स्वार्थवश मीर जाफर की तरह षड्यंत्रकारी और आपस में झगड़ते नेताओं को देखता हूँ तो मुझे भविष्य में अगर कोई बायोलॉजिकल युद्ध हो गया, किसी ने हम पे बायोलॉजिकल बम छोड़ दिया, तो इस देश की हारी नजर नहीं आ रही है। देश में तमिलनाडु की डीएमके की नई सरकार ने कोरोना पर राजनीति से ऊपर उठकर एक सर्वदलीय कोरोना समिति बनाई है और ये अच्छा मार्ग दिखाया है, जिसका केंद्र में भी अनुकरण होना चाहिए। उपाध्याय जी, अब कोरोना फिर कम होता जा रहा है। अब हम क्या करें कि ये त्रासदी दोबारा ना हो? मीनू जी, अभी इसे क्यों गिन रही हैं? अभी तो देश में 1.25 लाख केस कोरोना के हो रहे हैं, जो पहली लहर से ज़्यादा है। जब 5000 केस प्रतिदिन पे आ जाए तभी इसको पूछिएगा। कोई नहीं जानता तीसरी लहर कब आएगी। मैं तो कहूँगा अगले 1 साल तक बिना धोए कुछ ना खाइए और आवश्यक होने पर बाहर निकलिए और मास्क पहन के रखिए। चाहे वैक्सीन भी ले रखिए और बिना मास्क के 1 साल तक देश के बाहर मत निकलिए। अच्छा तो होगा इस समय का उपयोग हम तीसरी लहर को रोकने के लिए करें, उसके तरीके सोचें। पर तब तक के लिए मैं तो सिर्फ ईश्वर से, जनता से और सरकार से प्रार्थना कर सकता हूँ। यही मेरा अनुरोध है, यही मेरी विनती है, यही मेरा ज्ञान है। धन्यवाद। इसके साथ ही हम कार्यक्रम के अंत पर आते हैं। आपसे अनुरोध है कि यदि आपको यह कार्यक्रम पसंद आया हो तो इसे नीचे लिखे आइकन को दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसे हमें अगले कार्यक्रम को आपकी पसंद का बनाने में मदद मिलेगी। धन्यवाद।